नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले सीटेट के साथ साथ अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप भी अपना टेस्ट लगा सकते हैं, कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। पत्तियों पर सराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पत्तियों पर सराओं के द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, हम किसी भी पौधे की पत्तियों की यदि बात करते हैं, तो जैसे मान ली जाए कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा पत्ती का चित्र ले रहा हूं और इस पत्ती के बीच में हम यहाँ से देखते हैं कि एक मध्य सिरा जाती है और इसी मध्य सिरा के साथ साथ कुछ सिराएं जो होती है पत्ती के अंदर इस प्रकार से फैली हुई होती है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो अलग अलग पत्तियों का आकार अलग अलग होता है, तो यही वो सिराएं होती है। अब देखिए, इनके द्वारा जो डिजाइन बनाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो डिजाइन होता है सिराओं के द्वारा जो बनता है उसे हम मध्य सिरा, सिरा विन्यास, समांतर सिरा विन्यास या जाली का सिरा विन्यास। तो देखिए, यदि हम बात करें तो मध्य सिरा, जैसे ये जो सिरा है मोटी वाली जो होती है बीच की, ये मध्य सिरा होती है। और यदि हम समांतर की बात करें तो यहाँ पर जो मैंने पैटर्न बनाया ना, इसमें ये सिराएं एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर सिरा विन्यास है। और कुछ पत्तियों का आकार जैसे कुछ इस प्रकार का होता है, तो किसी का आकार कैसा होता है, तो इनमें कुछ पैटर्न जाली नुमा भी बना होता है। तो यहाँ पर पहले हम उत्तर को टिक कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा सिरा विन्यास। देखिए, सिरा विन्यास मतलब सिराओं के द्वारा बनाया गया डिजाइन, सिरा विन्यास। अब यदि हम बात करें तो जाली का और समांतर सिरा विन्यास जो होते हैं वो इसी सिरा विन्यास के प्रकार होते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वृक्षों के तने या शाखाओं से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर वृक्षों के तने से जो शाखाओं से जो जड़ें निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपने बरगद में देखा होगा, बरगद में उसके तने से शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और जमीन में चली जाती है और उन्हें जड़ों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अवस्तंभ जड़ें, क्योंकि वो जड़ें फिर स्तंभ रूप में ऐसे लटकते लटकते जमीन में धस जाती है और फिर वो एक मजबूत स्तंभ की तरह हो जाती है, तो वो एक अवस्तंभ जड़ कहलाती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सेरिकल्चर संबंधित होता है, तो सेरिकल्चर जो होता है वन्य एवं वन उत्पाद से या फिर सिल्क, फूल, उर्वरक, तो हम जानते हैं ये सिल्क रेशम से संबंधित होता है सेरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इससे छात्र अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, या फिर इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, या फिर छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर चारों ही विकल्प जो मतलब ए बी सी तीनों ही जो है वो सही है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो बनेगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है ना, उपरोक्त सभी, क्योंकि खेल कूद की क्रियाओं से बच्चों का विकास होता है। आगे बात करेंगे चिपको आंदोलन जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो विकल्प डी इसमें हमारा उत्तर आ जाता है और ये काफी बार आ चुका हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूची के पास एक पालतू गाय है और उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है। अब देखिए, अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया है क्योंकि, तो हमें कारण बताना है क्यों बताया। ये अंडा देती है, ये बच्चा देती है, इसके शरीर में अस्थि या उपास्थियों का कंकाल होता है, या डी है इसके शरीर में अस्थि या उपास्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो देखिए, यदि हम बात करें तो अस्थि उपास्थि का कंकाल तो होगा, ठीक है ना, होता है, और ये बच्चे को जन्म देती है, अंडा तो देती नहीं है। तो अब हमारे सामने बी और सी है, पर आप प्रश्न को देखें तो अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु क्यों बताया, तो हमें स्तनी जंतु के लक्षण को देखना है। तो इसलिए एक स्तनधारी जो होता है वो क्या करता है, पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। तो विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम स्तनधारी के नजरिए से उत्तर को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण होता है। तो यदि हम बात करें
एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवारों की, तो संयुक्त परिवार में कार्यभार कम क्यों हो जाता है? कार्यभार का बढ़ जाना, कार्यों को कुशलतापूर्वक करना, कार्यों को व्यवस्थित स्वरूप या फिर कर्तव्यों की उपेक्षा। तो यदि हम बात करें तो जो संयुक्त परिवार होते हैं वहां पर सदस्य संख्या ज्यादा होती है और वहां पर क्या होता है, कोई भी कार्य होता है तो उसे आपस में सब मिल बांट करके पूर्ण कर लेते हैं, तो इसलिए वहां पर कार्यभार में कमी आ जाती है। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? और आश्रितों में शामिल हैं, तो हमें आश्रित व्यक्ति की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर हमें पहचानना है कि आश्रित आखिर होते कौन हैं, आश्रितों में कौन शामिल होते हैं, वृद्ध, बच्चे, अस्वस्थ व्यक्ति या फिर सभी? तो निश्चित रूप से बच्चे और वृद्ध, अस्वस्थ सभी आश्रित ही होते हैं, क्योंकि देखभाल की जरूरत इन तीनों को होती ही होती है। तो विकल्प डी यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो देखिए, दिन के समय की बात हो रही है, और क्योंकि अब कारण हमें ढूंढना है इसका। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, तो ऐसा नहीं, दिन में भी करते हैं। बी है, हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण, ये तो सरासर गलत है। सी विकल्प की बात करें, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर तेज होगी श्वसन की दर से, और इसीलिए पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध कराते हैं हमें इस स्थिति में। चलिए, विकल्प सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। और डी है, हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, तो ये तो गलत है। अगला क्वेश्चन आता है, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है। वह जिस समाज में रहेगा, वह जिस समाज में या जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है, तो वह जिन साधनों का प्रयोग करता है। तो देखिए, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण होता है वह जिस परिवार में रहता है। तो यदि हम बात करें तो क्योंकि परिवार सदस्यों से मिलकर ही बनता है, और वहां पर बालक को जो भी आराम और निस्वार्थ प्रेम मिलता है वो घर के सभी सदस्यों के द्वारा मिलता है। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे, या फिर बी है, आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे, सी आप उद्घाटन समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे, और डी है, आपको प्राचार्य के द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है तो आप चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम वहां नहीं जाएंगे। हम हमारे विद्यालय में यदि खेलों का आयोजन हो रहा है तो हम यथासंभव कोशिश करेंगे विद्यालय परिसर में रहने की और वहां पर छात्रों का उत्साहवर्धन करने की, क्योंकि हमारा वहां पर कर्तव्य है बच्चों का उत्साहवर्धन। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, और डी है उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो यहाँ पर परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य होता है वो होता है यहाँ पर मानव का सामाजिक प्राणी होना, क्योंकि परिवार जो होता है वो सदस्यों से मिलकर बनता है और फिर परिवार से मिलकर के समाज बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी का होना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों के द्वारा जो लाभ मिलता है वह है, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, या फिर बी है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, सी है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, और डी है, बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो बालक होता है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है खेलों के माध्यम से। चलिए, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्यों लगाया है? पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा होगा, या फिर बी है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, वे नए रोग फैला सकते हैं, या फिर डी है, ये पशु विच्छेदन के लिए आवश्यक पशु अब उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्रतिबंध लगाया उसका कारण होता है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है, इसीलिए रोक
लगाई गई है। चलिए आगे बात करते हैं। जल, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। जल बीजों को अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है, पता लगाने के लिए एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगो कर रखने के लिए कुछ दिन के लिए दिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया कि उनको निम्न प्रकार से रखना है। तो टीचर कौन सी सलाह देना भूल गए? थोड़े बीज गीली रुई पे, बहुत सारे बीज सूखी रुई पे, थोड़े बीज सूखी रुई पे, या बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो थोड़े बीज गीली रुई पर, क्योंकि बच्चों को क्या करना है, अवलोकन करना है और उसके लिए थोड़े बीज काफी होते हैं गीली रुई पर रखने के लिए। तो विकल्प ए इसमें हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया होती है बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोह पनपना, सी है बच्चों का कुंठित होना और डी है ये सभी। तो यहां पर कहेंगे कि ये सभी, विकल्प डी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए मृदा अपरदन कम करने हेतु उपाय है शुष्क खेती करके, या फिर चराई पर प्रतिबंध लगाकर, वन रोपण करके, या फिर फसल चक्र अपना करके। तो यहाँ पर वन रोपण जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा इसमें, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन आता है। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, भूमि का संरक्षण करता है, मिट्टी को खाता, छोटे छोटे हानिकारक जीवों को खाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि निश्चित रूप से केचुआ जो होता है किसान का मित्र होता है क्योंकि ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है उनकी कान पंखों के मध्य होते हैं, वे उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, या पक्षियों की आंखें जो होती है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे विकल्प सी, पक्षियों की आंखों की पुतली जो होती है वो नहीं घूम सकती। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच कुछ पतली पाउडर जैसे रचनाएं दिखाई देती जिन्हें हम कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर। तो यहाँ पर विकल्प सी परागन हमारा उत्तर हो जाता है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन आता है। परिवार की इकाई होता है पिता, माता, प्रत्येक व्यक्ति या फिर भाई बहन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि परिवार की इकाई के अंतर्गत सभी आते हैं क्योंकि हर सदस्य परिवार की एक इकाई ही होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति, विकल्प सी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना गया है? पिता, दादा दादी, माता को या शिक्षकों को। तो प्रथम गुरु माना गया है माता को, विकल्प सी इसमें उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है। आदर्श परिवार किसे माना जाता है? संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो छोटा परिवार जो होता है सुखी परिवार और आदर्श परिवार माना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी जो होगा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल, हरा। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है लाल प्रकाश में। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कोनेन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सेनकोना, यूकेलिप्टस, एकोनाइट। तो यहाँ पर कहेंगे सेनकोना और विकल्प बी जो होगा इसके लिए सही उत्तर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पशु तो आप सभी जानते हैं बाघ, यहाँ पर विकल्प सी के रूप में हमारा सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है? इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनकी पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है, सी है इनकी पत्तियां सुई के आकार की होती है, डी है इनका तना कठोर और शुष्क होता है। तो बात यहाँ पर मरुस्थलीय पौधों की हो रही है और मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती है वो या तो बहुत छोटी होंगी या फिर अनुपस्थित ही रहेंगी। और कैक्टस, नागफनी आदि इसके उदाहरण है जिनमें पत्तियां पाई ही नहीं जाती है। तो ये मरुस्थलीय पौधों की विशेषता होती है। चलिए विकल्प भी यहाँ पर उत्तर हुआ। अगला क्वेश्चन है। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण मोस्ट टाइम क्वेश्चन है यहाँ पर। तो कार्बेट लिख दिया है, तो ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है। कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण होते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, सवाना के लिए। तो ये ऐसे पौधे जो होते हैं कैक्टस जैसे ये पाए जाते हैं रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र के लिए और वहां के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। विकल्प बी इसमें हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है। जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस और चीज की आवश्यकता होती है? तो देखिए जल हुआ, सौर ऊर्जा हुआ और इनके अतिरिक्त क्लोरोफिल, हरी वनस्पति तो है इसी वो, तो क्लोरोफिल तो उनके पास ही रहेगा। इसके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता होती है
हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इसमें आवश्यकता होती है, तो विकल्प डी यहाँ पर उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे आसपास के तालाबों में स्थित पौधों की संरचनाएं होती है। देखिए यहाँ पर तालाबों में मतलब कि जलीय पौधों की बात की जा रही है। उनकी जड़ें नहीं होती, उनका तना लंबा, खोखला, हल्का होता है, या फिर इनकी पत्तियां चौड़ी होती है एवं छोटी होती है, या फिर डी है इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि तालाबों में से जलीय जो पौधे होते हैं उनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है, और इसी वजह से वो जल में तैरते भी रहते हैं। ये उनका एक जलीय अनुकूलन होता है, विकल्प बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारे पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, तो निश्चित रूप से पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसी के कारण से पत्तियां जो होती है वो हरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पेड़ के तंत्रों में से प्ररोह तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए प्ररोह तंत्र क्या होता है, तो जो तना होता है, ठीक है, तने का जो तंत्र होता है या तना तंत्र कह सकते हैं, उसी को कहा जाता है प्ररोह तंत्र। तो अब तना तंत्र या प्ररोह तंत्र के बारे में हमें संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, यह हमें इसमें ढूंढना है। तो देखिए प्ररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो बिल्कुल ऊपर की ओर बढ़ता है। इसमें फल फूल पत्तियां आती हैं, तो ये भी सही है। इसमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं होती है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें तने में शाखाएं सम्मिलित होती है। और डी यह पौधे से बाहर निकला हुआ भाग होता है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर असत्य है, क्योंकि तने में हम जानते हैं इसमें शाखाएं जो होती हैं वो तने में सम्मिलित होती है। चलिए तो ये विकल्प सी यहाँ पर गलत दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मूल टोप नहीं पाया जाता है जलीय पौधे, समोद्भिद, लवणोद्भिद, मरोद्भिद, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जलीय पौधे में ऑप्शन ए। अब मूल टोप क्या होता है, जो जड़ें होती, जड़ों के सबसे निचले सिरे पर टोपीनुमा संरचना होती है, उसी को रूट कैप कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक को खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए? इससे उसे छात्रों के निकट संपर्क आने का अवसर मिलेगा, उससे खेलने का अवसर मिलता है, इससे मनोरंजन का अवसर मिलता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो सभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि शिक्षक सिर्फ मनोरंजन के अवसर नहीं ढूंढता है, वहां पर विकल्प ए यहाँ पर परफेक्ट होगा। इससे छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है पैरासाइट, डीकंपोजर, स्क्वेंजर या फिर ओमनिवोरस? तो यहां पर हम कहेंगे स्क्वेंजर, जो अन्य मृत जंतुओं पर निर्भर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, तो पेड़ पौधे क्यों घटाते हैं? क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और वो अवशोषित करेंगे तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या जो गर्मी होती है वातावरण की, उसको वो कम करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तरुण संघ नामक समूह जो है ये संबंधित होता है स्कूलों में दोपहर के पके भोजन उपलब्ध करवाने में, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलवाने, या पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो देखिए तरुण संघ जो है ना, ये जल संरक्षण से संबंधित है, और ये पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो निश्चित रूप से ये हमारे पर्यावरण विद के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है। आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, पर्यावरण असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी भोगवादी प्रवृत्ति, या फिर इनमें से सभी? तो निश्चित कहेंगे चेतना का भी अभाव है और भौतिकवादी प्रवृत्ति भी हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ भोगवादी प्रवृत्ति भी है। तो इन्हीं सभी के कारण पर्यावरण असंतुलन हमें इसमें देखने को मिलता है। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा है? सूती, रेशमी, पॉलिस्टर, रेयान? तो यहाँ पर कहेंगे सूती वस्त्र जो होते हैं वो ग्रीष्म काल के लिए काफी उपयुक्त माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, तो यहाँ पर कहेंगे प्रकरणों में अंतर्निर्मित रूप में अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए विकल्प ए यहाँ पर उत्तर हुआ।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्र, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें और इन फोल्डरों को रिक्त स्थान कहा जा सकता है। पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना, वृत्तांत, अभिलेख। तो इन्हें हम कहेंगे पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो वो रिकॉर्ड होता है जहां पर बच्चों की सभी प्रकार की जो कार्य, प्रगति, रिपोर्ट, सब कुछ उसमें अभिलेखों के रूप में संचित रखा जाता है। तो पोर्टफोलियो हमारा उत्तर हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। तो देखिए, कांटेनुमा पत्तियां हैं तो निश्चित रूप से पौधा यहाँ पर किस प्रकार का हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। वो जली होगा, स्थली होगा, उभयधर्मी या मरुस्थली। तो निश्चित रूप से वो पौधा यहाँ पर मरुस्थली होगा, क्योंकि कांटेनुमा पत्तियां उसी में होती है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या है। तो अल बरूनी एक ये विदेशी यात्री था और ये आया था उज्बेकिस्तान से, ठीक है ना। तो यहाँ अजबे लिखा है तो ये उज्बेकिस्तान है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो देखिए, चिपको आंदोलन से हमेशा ही प्रश्न आपको हर वीडियो में देखने को मिल जाता है पर्यावरण के में। तो मेधा पाटकर, ए के बैनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृत देवी बिश्नोई। तो यहाँ पर कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो बॉटनी, हार्टिकल्चर, जियोलॉजी या फिर एनाटॉमी। तो यहाँ पर कहेंगे हार्टिकल्चर जो होता है, यहाँ विकल्प बी, जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन इसमें किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण होता है रात्रि में, दिन रात्रि में, दिन या रात्रि में, या फिर केवल दिन में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल दिन में होता है, क्योंकि दिन के समय ही प्रकाश उपलब्ध होता है। आगे बात करते हैं, बीटी कपास एक प्रकार का संकर पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है, प्राकृतिक पौधा है, फिर एक औषधि पौधा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है जिसमें कई प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो एक ट्रांसजेनिक पौधा होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल से या फास्फोग्लिसरिक एसिड से। तो देखिए, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो वो जल के अणु से आती है। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमारे जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और अगले नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।